हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी विद पुरी। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 5 जून 2024 से। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है हमारा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के बारे में। तो इसके बारे में न्यूज़ ये है कि केंद्र ने 1993 बैच के जो भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी थे सुशील कुमार सिंह, उनको गुजरात का जो कांदला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। जब तक यानी कि 2027 तक, जनवरी 2027 तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, जब तक वो इस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद कुछ और ये हमारे जो है सुशील कुमार सिंह जी हैं। उसके बाद नितिन कुमार यादव के बारे में है। ये नितिन कुमार यादव जी हैं जो हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। इनको वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये पंकज यादव हैं जो हरियाणा कैडर के हैं ये भी, और इनको ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव नामित किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी ये मुंबई के जो एक सुपर कॉप हैं कृष्ण प्रकाश, ये है हमारे कृष्ण प्रकाश जो कि मुंबई के सुपर कॉप कहे जाते हैं। इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट। ये है सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट, इसमें दिया गया। इनके नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भगवान राम को पोस्टमार्ट के माध्यम से अधिकतम संख्या में पत्र दिए। उसके बाद ये हमारी है सानिया मल्होत्रा ने अब इनकी फिल्म है एक मिसेस, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इन्हें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 का पुरस्कार जीता है। मिसेस मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है। इनको कटहल फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। अगली न्यूज़ है हमारी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक बोर्ड ने जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो 10% शेयर होल्डिंग था उसको शुरू करने के लिए प्रक्रिया की मंजूरी दे दी है, जो कि एक प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के माध्यम से होगी। PNB वर्तमान में HSBC लाइफ इंश्योरेंस में 23% की हिस्सेदारी रखता है। PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC का सम्मेलन है और बाद में कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की भी इसमें हिस्सेदारी मिली। उसके बाद 4 जून 2024 को कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में IPO के माध्यम से सूचीबद्ध करने के लिए अनुमति मिली है और घोषणा के दिन PNB के शेयर में लगभग 15% की गिरावट भी आई। उसके बाद अगला है 2015 में FAO ने भूमध्य सागरीय के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछुआरे के खिलाफ लड़ाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करने के लिए एक पहल की प्रस्तावना की। अंत में यूनाइटेड नेशन संयुक्त महासभा ने 2017 में 5 जून को अनियमित, अप्रमाणित और अनियोजित यानी कि IUU मछुआरे के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FA के अनुसार अनियमित, देखिए I यानी कि अनियमित मतलब इलीगल, अप्रमाणित यानी कि अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड यानी कि अनियोजित यानी कि U, तो बन गया IUU। इसके अंतर्गत मछुआरे में प्रतिवर्ष 11 से 26 मिलियन टन मछली की हानि होती है, जिसके कारण 10 से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। 1995 में FAO सम्मेलन ने जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए आचार संहिता को अपनाया, एक स्वैच्छिक साधन जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का सम्मान करते हुए जीवित जलीय संसाधनों का प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदार प्रथाओं के लिए सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। अब FAO के निदेशक देखिए, ये है इनके FAO के निदेशक जिनका नाम है क्यू डोंग्यू और FAO की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में। FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा स्थापित
किया गया था। इसमें 2024 की जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इसका नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम है #जनरेशन रिस्टोरेशन। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अगर बता दें इसके बारे में, तो सऊदी अरब किंगडम 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सवों की मेजबानी करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि की 30वीं वर्षगांठ के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। पर्यावरण दिवस के लिए पहली बैठक 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP 16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला है हमारे लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने 294 सीट जीती, जिसमें मोदी की हिस्सेदारी ज़्यादा मानी जाती है। 294 इन्होंने जीती है 294, और जबकि इंडी यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 231 की सीटें जीती। अदर्स ने 18 जीती, तो टोटल सीट हो गई 543 5 4 3। ट्रिक ये है, इसमें बीजेपी ने 240, इसमें से हैं बीजेपी के पास 240, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 98, इसमें 98 सीट मिली है। जनता दल को 2 मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 38 मिली हैं, 38 समाजवादी पार्टी को, तेलुगु देशम पार्टी को 16, शिवसेना को 10, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसको 29 मिली है, द्रविड़ मुनेत्र कझगम इसको 22 सीटें जीती। तो इस तरह से ये हमारे इसके रुझान हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। अगली न्यूज़ है हमारी अशोक जो लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का भारतीय प्रमुख और देश के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक है। उसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी, ये दिख रही होगी लिखी हुई, सारथी सुरक्षा पॉलिसी ये बनाई है, लॉन्च की। ये जो है ये पॉलिसी ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी में आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता, बच्चों की विशेष शिक्षा, बोनस और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होना शामिल है, जिसमें प्रति चेसिस 10 लाख रुपए तक कवर करती है। 1 जून 2024 से ग्राहकों को बिल किए जाने वाली सभी इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल यानी कि वाहन और हॉलोज ट्रक बिना किसी अतिरिक्त लागत के इस बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। जो ड्राइवर अशोक लेलैंड का वाहन चलाता है वो इस पॉलिसी में कवर होंगे। अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक और CEO है शेनु अग्रवाल, दिख रहे होंगे इनकी फ़ोटो आपको। उसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी स्कूल के शिक्षा के बारे में। स्कूल शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय पुस्तकालय या लाइब्रेरी के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति, ये हमारे संजय मूर्ति, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय 24 घंटे बिना किसी भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य अगले 2 से 3 साल के भीतर 100 से अधिक भाषाओं में 10,000 पुस्तकें उपलब्ध करना। वर्तमान में फिलहाल तो यहाँ पर 23 भाषाएं हैं। वर्तमान में इसमें 23 भाषाओं में 100 से 1,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये प्लेटफॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार 4 आयु समूह जो कि हैं 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, तो ये हमारे 4 आयु समूह हैं। इन सबके लिए उपलब्ध होगी। LOI या आशय पत्र या सहमति ज्ञापन MOA, ये क्या होता है? गैर बाध्यकारी
बाध्यकारी समझौता होता है जो प्रत्येक पक्ष के कार्य करने, व्यावसायिक लेन देन करने या नई साझेदारी बनाने के इरादों को बताता है। उसके बाद अगला है हमारा कवि और नाटककार सिद्धलिंग, ये दिख रहे होंगे आपको, सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को, इनको 6 जून को गुडलेप्पा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन होसारेट्टी कर्नाटका के हावेरी जिला उसके द्वारा 2024 का गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया जाएगा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी, ये है हमारे गुडलेप्पा हल्लीकेरी 1906 से जो कि 1972 तक कर्नाटक के हावेरी जिले के होसारेट्टी के निवासी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने होसारेट्टी में गांधी ग्रामीण गुरुकुल नामक एक आवासीय विद्यालय ये रहा इसकी स्थापना करी। उनके अंतिम गृहनगर हुबली में हल्लीकेरी की लोहे की आदमकद मूर्ति भी स्थापित है। सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी के बारे में अगर बताएंगे तो एक प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, स्तंभकार है। इनका जन्म 1939 में धारवाड़ के पास यदवाड़ा में हुआ। ये समकालीन समय के हैं और इनकी प्रमुख कविताएं नीना, रिबांदी डाला, अपरंपरा, कुलई और इन्होंने वन डे ऑफ आषाढ़, फ्रॉम सुयस्ता टू सुयोदया, चोरा चरणदास और मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों का अनुवाद भी किया है। उसके बाद अगली न्यूज़ है हमारे मालदीव के बारे में। मालदीव की जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये हमारी इनकी सरकार का नाम है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार ने गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो बढ़ता जनाक्रोश है उसके बीच इजरायली पासपोर्ट वाले जितने भी आगंतुक मालदीव में आना चाहते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही मालदीव सरकार ने फिलिस्तीन नागरिकों के लिए उनरवा के जरिए फंड जुटाने और उसके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करने का भी फैसला किया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित करते ही 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह पाकसेट MM-1 को जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए पाकिस्तान के सभी वासियों को बधाई दी। पाकसेट MM-1 पाकिस्तान के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2047 का हिस्सा है। उसके बाद QS जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है, उसने अपनी नई लिस्ट जारी किया। इस बार 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है और IIT बॉम्बे भारत में टॉप स्थान पर पहुंच गया। QS की फुल फॉर्म है क्वार्क-वेरेली साइमंड्स। इसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT कैम्ब्रिज US को प्रथम स्थान, इंपीरियल कॉलेज लंदन को द्वितीय स्थान और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसको तीसरा स्थान दिया। जबकि भारत की बात करें तो भारत में IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान, लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इसको मिली है 118। उसके बाद अगली है हमारी, देखिए आप इसमें आपको फोटो में दिख रही होगी, ये है IIT दिल्ली। इसको सेकंड पोजीशन मिली है भारत के अंदर, लेकिन वैसे इसकी पोजीशन है 150वीं। उसके बाद ये है हमारी IISc बेंगलोर, इसको मिली है टोटल 211वीं पोजीशन भारत में, लेकिन तीसरी पोजीशन। तो इस तरह से ये पोजीशन दी गई है। अब एक बात होती है कि ये जो QS है ये रैंकिंग देने के लिए क्या क्या चीज़ें देखता है, तो इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती है, जिसमें 30% देखते हैं, ये 30% देखते हैं एकेडमिक रेपुटेशन, 15% देखते हैं एम्प्लॉयर रेपुटेशन, 10% देखते हैं फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो और रेफरेंस पर फैकल्टी देखते हैं 20% और 5% हर एक, मतलब 5 जो मैं नाम बताऊंगी उनके, तो टोटल 25% होगा जो इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 10 हो गया % यहाँ पे, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क तीसरा हो गया, एम्प्लॉय आउटकम ये चौथा हो गया और एम्प्लॉय आउटकम सस्टेनेबिलिटी ये 5वां गया। तो टोटल अगर 25%, तो ये टोटल अगर इनका करेंगे तो टोटल 100%। तो इस तरह से ये जो QS है वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग करता है। उसके बाद है हमारा कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र काजा TFCA को 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन लिविंगस्टोन जाम्बिया में हुआ। काजा TFCA 5 अफ्रीकी देशों अंगोला, बोत्सवाना,
बोत्सवाना, नामीबिया, उसके बाद है जाम्बिया, उसके बाद है जिम्बाब्वे। तो इस तरह से 5 अफ्रीकी देशों से और जाम्बेजी नदी घाटियों तक फैला हुआ है ये। उसके बाद अगर इसकी बात करें काज़ा की, तो काज़ा की 70% भूमि संरक्षण के अधीन है, जिसमें 103 वन्य जीव प्रबंधन क्षेत्र और 85 वन्य आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। इसमें 2/3 से अधिक हाथी आबादी लगभग 4,50,000, जबकि बोत्सवाना में 1,32,000 और जिम्बाब्वे में 1 लाख के करीब इसमें हिस्सा है। उसके बाद लास्ट न्यूज़ है हमारी इसरो के बारे में। यह है इसरो के बारे में। इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रवास सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स उपकरण है। इससे वायुगतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण सुविधाजनक हो जाएगा। प्रवाह एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनामिक्स विश्लेषण के लिए समांतर रेंज सॉल्वर का संक्षिप्त नाम है। इसे लॉन्च वाहनों, पंख वाले और गैर पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों पर बाहरी और आंतरिक दोनों प्रभावों का अनुकरण करने के लिए तैयार किया गया है। यह CFD मतलब कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स रॉकेट बॉडी और क्रू मॉडल के इर्द गिर्द वायु प्रवाह को समझने में सक्षम बनाता है। अब एक न्यूज़ मैंने डाली है क्रिकेट के पर्पज़ से, ये है हमारे जो कि केदार जाधव के बारे में है। ये 39 वर्ष इनकी उम्र है और ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर इन्होंने गेम क्रिकेट वगैरह महाराष्ट्र से ही खेला है और इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। 8 फरवरी 2020 ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे भी खेला है इन्होंने। अब इनके करियर, अगर इंटरनेशनल करियर की बात करें तो इंटरनेशनल करियर में इन्होंने 1389 रन बनाए, 27 इन्होंने वनडे खेले हैं और वनडे मैच खेले हैं और 73 विकेट लिए हैं। उसके बाद अगर T20 की बात करें तो इन्होंने T20 में 9 मैच खेले हैं, एक हाफ सेंचुरी इनके और 122 रन इन्होंने बनाए हैं। तो लर्नर्स, आज के लिए इतनी ही न्यूज़ है हमारी और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ में जल्दी से अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सारे करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज़ मिलती रहे। थैंक यू लर्नर्स।